हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबकी सेवा में और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। यहां पर मैंने हमेशा से आप सभी को केमिस्ट्री को सिखाने की पूरी कोशिश की है। आज मैंने बोला था कि 5 अक्टूबर से हम चैप्टर वाइज सिलेबस अपलोड करेंगे। तो आज क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशन, उसका पहला लेक्चर। तो देखिए भाई, क्या है आज का हमारा चैप्टर सॉल्यूशन लेक्चर फर्स्ट। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे परासरण, विसरण, परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण और परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतने टॉपिक्स की आज हमें आज की क्लास में फुल डिटेल में जानकारी लेनी है और अच्छे से सीखना है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल से सीखने को मिलता है, तो हमारे चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई परासरण को पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए अर्धपारगमय झिल्ली के बारे में कि अर्धपारगमय झिल्ली क्या होती है, क्योंकि परासरण की घटना उसके बिना नहीं हो सकती है। तो पहले हम सीखेंगे अर्धपारगमय झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन शॉर्ट इसको बोला जाता है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगमय झिल्ली। भाई क्या होती है अर्धपारगमय झिल्ली? क्या होती है, थोड़ा सा चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये एक पात्र में हमने लगा दी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगमय झिल्ली। पात्र के एक साइड पर हमने विलयन भर दिया है। अब विलयन में भाई विलायक भी होगा और विलयन में विलय भी होगा, क्योंकि विलयन आपका क्या होता है? विलयन हमारा होता है विलय प्लस विलायक। अब क्या होगा? वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं, मतलब विलायक के अणु इस झिल्ली को क्रॉस करके पार निकल जाएंगे और विलय के अणु नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि विलायक का अणु कैसा होता है? विलय के अणु से थोड़ा छोटा होता है। तो विलायक के अणु तो पार कर निकल जाएंगे लेकिन विलय के अणु नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी झिल्ली कौन सी झिल्ली कहलाती है? अर्धपारगमय झिल्ली कहलाती है। अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हो डेफिनेशन तो आप लिख लीजिए, वह झिल्ली जिस में से विलायक के अणु निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं, अर्धपारगमय झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? अर्धपारगमय झिल्ली कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा, अंडे की झिल्ली देखी होगी। आप कभी अंडे को ब्रेक कीजिएगा या अंडे को बॉईल कीजिएगा, बॉईल करने से पहले ब्रेक कीजिएगा, जैसे चाहे वैसे कर देख लीजिएगा। जब आप अंडे को बॉईल करेंगे ना, तो बॉईल करने के बाद अंडे का ऊपर का छिलका हटाइए। तो अंडे के जब आप ऊपर का छिलका हटाएंगे तो उसके अंदर एक आपको पतली सी लेयर मिलेगी। तो वो लेयर क्या कहलाती है? अर्धपारगमय झिल्ली। अगर उस झिल्ली को हम साबुत निकाल लें और उस झिल्ली के ऊपर कोई ऐसा विलयन रखें जिसमें विलय भी हो और विलायक भी हो,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें से विलायक के अणु जो होंगे वो छनकर निकल जाएंगे, लेकिन विलय के अणु उसको पार नहीं कर सकेंगे, और वह झिल्ली ही क्या कहलाती है, अर्धपारक में झिल्ली। अंडे के अलावा आप उसे एक डेली लाइफ में और देख सकते हैं। आपने प्याज देखी है, प्याज, तो प्याज को कभी कट कीजिए, प्याज को कट कर छीलिए, प्याज की हर लेयर पे, प्याज के आपने देखा होगा जब प्याज को कट करते हैं तो उसके अंदर लाइंस पड़ी होती हैं भाई, अलग अलग शेप में होती है। तो जब प्याज की हर लेयर को आप कट करेंगे, एक एक करके छिलका उतारते जाइए, तो हर छिलके पे आपको एक परत चढ़ी हुई मिलेगी पतली सी, उस परत को भी क्या कहते हैं, अर्धपारक में झिल्ली। जैसे अंडे में पाई जाती है वैसे ही प्याज में पाई जाती है। तो अर्धपारक में झिल्ली का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, और एक आपका हो जाएगा प्याज की झिल्ली, ETC। भाई और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में भाई बारी आती है, इसके बाद में बारी आती है कि अर्धपारक में झिल्ली का प्रयोग कहां होता है। तो नोट कर कर बात लिख लीजिए, अर्धपारक में झिल्ली का प्रयोग परासरण की क्रिया में होता है। क्या होता है, अर्धपारक में झिल्ली का प्रयोग परासरण की क्रिया में होता है। भाई समझ में आया आपके। और ध्यान रखिएगा, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा सभी हिंदी मीडियम के बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके अच्छे से चैप्टर वाइज नोट्स बना लीजिए, जिससे आप अच्छे से परीक्षा में स्कोर कर सकें, ठीक है। तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं परासरण और विसरण। परासरण और विसरण, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। भाई परासरण और विसरण दोनों एक दूसरे की कैसी हैं, अलग अलग क्रियाएं, तो दोनों को एक साथ सीखेंगे। देखिए भाई, परासरण और विसरण क्या करा, पहले परासरण सीखते हैं। भाई एक हमने लिया पात्र, ठीक है, एक हमने लिया पात्र, और इस पात्र में हमने लगा दी अर्धपारक में झिल्ली, बीच में लगा दी अर्धपारक में झिल्ली, जिससे कोई चीज लेफ्ट की राइट में ना जा सके और राइट की लेफ्ट में ना आ सके। और एक साइड हमने भर दिया तनु विलयन, और एक साइड हमने भर दिया सांद्र विलयन, ठीक है। एक साइड भरा तनु विलयन और दूसरी साइड पर क्या भर दिया, सांद्र विलयन। अब हमें परासरण का सीखना है। देखो भाई सिंपल सा, पहले मैं इसके बारे में लिख के बताता हूं, फिर हम इसको और समझेंगे। देखो परासरण, भाई परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते रहते हैं, ठीक है।
ये ही सिर्फ आपका परासरण है। क्या होता है परासरण? वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, मतलब खुद ब खुद प्रवाहित होते हैं। कुछ करना नहीं है आपको इसके लिए स्पेशल, ठीक है। अब देखो कैसे समझोगे आप इसको, यहां पर समझिए। एक साइड भरा है तनु विलयन, एक साइड भरा है सांद्र विलयन। तो परासरण की घटना क्या है? परासरण की घटना वह है तनु विलयन में से विलायक के अणु, तनु विलयन में से विलायक के अणु अर्धपारक में झिल्ली में से होकर खुद ब खुद किधर चले जाए? सांद्र विलयन में जाने लगे। भाई ये तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है, ये गाढ़ा होगा, ये पतला होगा। तो जैसे ही अर्धपारक में झिल्ली के बीच में इसको अर्धपारक में झिल्ली से डिवाइड करा जाए, एक साइड तनु भर दिया, एक साइड सांद्र भर दिया, अब क्या होगा भाई? परासरण की क्रिया अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और वो क्या करेगी? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अपने आप जाने लगेगा, अपने आप जाने लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि इधर का विलयन तनु है, इधर का विलयन सांद्र है। अब जब इधर से विलायक के अणु इधर जाएंगे तो क्या होगा भाई? दोनों विलयन आपस में जब तक एक ही सांद्रता के ना हो जाएं तो इधर से विलयन इधर की ओर विलायक के अणु गति करते रहेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। भाई इसका एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दे रहा, जैसे किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है, अब देखो क्या बोला है भाई? किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जा रही है। कैसे फूल जा रही है? देखो भाई, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे आप ना घर पर एक भगोना लेंगे आप उस भगोने में या कोई भी बर्तन ले लीजिए, गिलास ले लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। किशमिश तो आपने देखी होगी ना, तो आप किशमिश को लीजिए और किशमिश को उसके अंदर डाल दीजिए। जब आप किशमिश को उसके अंदर डालेंगे तो कुछ देर बाद आप चेक कीजिएगा, किशमिश फूलकर मोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ भाई? किशमिश के अंदर क्या भरा हुआ है? किशमिश के अंदर विलयन भरा हुआ है। कैसा विलयन भरा हुआ है? गाढ़ा। भाई अंगूर आपने देखा है, जब अंगूर को आप देखते हो तो अंगूर के अंदर क्या भरा होता है? रस भरा होता है, और वो पानी की तुलना में कैसा है? पानी की तुलना में सांद्र है। और जब वो पानी की तुलना में सांद्र है तो वो गाढ़ा है, और गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता कैसी हो गई? अधिक हो गई। अब पानी कैसा है? तनु है। और भैया जो किशमिश के ऊपर का छिलका होता है ना, जो उसकी लेयर होती है, वो होती है अर्धपारक में झिल्ली। अब वो क्या करती है? जैसे ही उसे पानी में डाला जाता है तो भैया उसके अंदर परासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है खुद ब खुद। और जब परासरण की क्रिया स्टार्ट होती है तो बाहर का जल धीरे धीरे करके अंदर जाने लगता है और अंदर के विलयन को तनु करने लगता है, और जितना पानी अंदर जा सकता है उतनी किशमिश फूल जाती है। और यह घटना क्या कहलाती है? यही घटना आपकी कहलाती है परासरण की घटना। समझ में आया भाई? अगर समझ में आया है तो लाइक वीडियो को जरूर करें, और कमेंट में अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता कर जाइएगा, ठीक है। अब देखिए हम सीखते हैं विसरण। भाई डिफ्यूजन, विसरण क्या होता है? भाई अगर आपने परासरण सीख लिया तो समझ लीजिए आपने विसरण सीख लिया। देखो विसरण क्या है भाई? विसरण को समझिए। विसरण में क्या होता है ना, जैसे एक साइड है तनु विलयन, एक साइड है सांद्र विलयन, एक साइड है तनु विलयन और एक साइड क्या है आपका? सांद्र विलयन। अब विसरण के बारे में जानना है भाई। विसरण बहुत ही आसान है। विसरण क्या है? देखो पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो। विसरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर तथा विलय के अणु सांद्र विलयन से
तनु विलयन की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। क्या कह रही है विसरण की परिभाषा? विसरण की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, विसरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर और विलय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर। बस केस ही तो पलटा है, मतलब इसमें विलायक भी गति करेगा और इसमें विलय भी गति करेगा, लेकिन विलय किधर से गति करेगा? विलय करेगा सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति और विलायक करेगा तनु से सांद्र की ओर गति, तनु से सांद्र की ओर गति। और यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना आपका विसरण कहलाती है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि आप इत्र की शीशी लीजिए, इत्र की शीशी को कमरे में खुला रखने पर इसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। भाई ऐसा क्यों होता है कि इत्र की शीशी को कमरे में खुला रखा और इसकी गंध पूरे कमरे में फैल गई? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे कि ये एक रूम है, भाई क्या है? ये एक रूम है। इस रूम में हमने ये रखी इत्र की शीशी। ये क्या है भाई? इत्र की शीशी। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, इत्र की शीशी, कभी इत्र लगाया आपने? अगर नहीं लगाया है तो अब देखिएगा, जब भी हम इत्र को लगाते हैं, जब हम उसे खुला छोड़ते हैं ना तो उसकी स्मेल हो जाती है, लेकिन जो उसमें लिक्विड भरा होता है वो कभी नहीं उड़ता। ऐसा क्यों? वो विसरण के कारण होता है। बस ध्यान लगाकर समझते जाइए। केमिस्ट्री को अगर जहन में ना उतार दिया तो मेरा नाम भी गुमनाम नहीं। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है भाई। इत्र की शीशी को खुला छोड़ दिया कमरे में। अब कमरे के बाहर भी तो कुछ ना कुछ भरा हुआ है भैया, गैसें भरी हैं। अभी मैं यहां इस रूम में हूं तो यहां पर क्या भरी है? गैसें भरी हैं। आप भी कहीं ना कहीं रूम में बैठकर वीडियो देख रहे हो तो वहां पर सब क्या है? आसपास भी तो कोई ना कोई जैसे नमी है, गैसें हैं, तो ये सब क्या है? एक विलयन ही तो है। लेकिन बाहर का विलयन कैसा है? तनु है, पतला है। तनु क्यों है? क्योंकि भैया वो उसके अणु दूर दूर है, और जब अणु दूर दूर होते हैं तो कैसा रहेगा? तनु रहेगा। और इसके अंदर का विलयन कैसा है? सांद्र। और इसके अंदर का विलयन कैसा है? तनु। तो बस केस सॉल्व। अब अगर आपने इतना पता लगा लिया कि इसके अंदर का विलयन तनु और ये वाला सांद्र है, तो भैया विसरण यही तो करता है कि तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र की ओर जाएंगे और सांद्र विलयन से विलय के अणु तनु की ओर आएंगे। तो जो इत्र की शीशी हो गई है ना, इत्र की शीशी में जो स्मेल होती है वो होती है विलय, और जो लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है? विलायक। तो फटाफट जैसे उसे खुला छोड़ा जाता है तो उसकी स्मेल क्या करती है? बाहर निकलने लगती है। अब उसकी स्मेल बाहर निकलकर पूरे रूम में फैलने लगती है, और जो भी इत्र की शीशी का स्पेस खाली होता है स्मेल के बाहर निकलने से, तो बाहर जो विलयन है गैसों का, तो उसमें से क्या होता है? वहां से वो चीज वापस शीशी में जाकर भरने लगती है, जिससे स्मेल बाहर आ जाती है और शीशी का स्पेस भी फुल रहता है। क्योंकि इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, जब किसी चीज से कोई चीज बाहर निकाली जाती है, जैसे एक पानी की बोतल है, उसे हम पूरा खाली कर दें, खाली होने के बाद भी वो कभी पूरी खाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर जितना स्पेस आप पानी का खाली करोगे उतना स्पेस वायु घेर लेती है। तो अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट से आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ये आपका परासरण हो गया। परासरण सिर्फ आपका इतना है, विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर प्रवाहित होते हैं। और विसरण क्या है? विसरण इतना सा है, इसमें विलय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। विलायक तनु से सांद्र की ओर और विलय सांद्र से तनु की ओर। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फटाफट इसके अंतर के बारे में सीखते हैं। परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए फटाफट
देखिए भाई, अंतर करना है, अंतर किस किस में करना है अंतर? परासरण और विसरण। 2022 के बोर्ड में यह सवाल पूछा गया था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाता है परासरण और विसरण। देखिए भाई, कभी भी जब आप अंतर करने बैठे, पहली चीज क्या पूछी है भाई? परासरण। परासरण, परासरण में आप पहला अंतर क्या लिखेंगे? परिभाषा। और इसका भी क्या लिखेंगे पहला अंतर? परिभाषा, क्योंकि दोनों की परिभाषा आपस में कैसी है? अंतर है। अब दूसरा अंतर, दूसरा अंतर, कभी भी जब आप चीजों में अंतर किया करिए ना, तो पहला अंतर हमेशा उनकी परिभाषा को बनाइए, और अगर समानता कर रहे हैं तब भी पहला अंतर उनकी परिभाषा को ही बनाइए, वो ही उनका अंतर और वो ही उनका समांतर होती हैं। अब इतना करने के बाद में आपको दूसरा अंतर लिखना है। भाई जस्ट अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, आपने देखा होगा कि परासरण दाब में भैया अर्ध पारग में झिल्ली की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन विसरण में चचा किसी की आवश्यकता ना थी। विसरण तो बिना झिल्ली के हो रहा था, वहां पे किसी झिल्ली की आवश्यकता ना थी। तो आप लिख दीजिए इसमें अर्ध पारग में झिल्ली की आवश्यकता होती है, और इसमें लिख दीजिए भैया नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। दूसरा अंतर हो गया भाई, बस वही चीज तो है, बस उसको पढ़ो, डीपली जानो और उसके बारे में अंतर बता दो। अब तीसरा अंतर, तीसरा अंतर भी लीजिए भैया, अभी पीछे ये भी मैंने आपको पढ़ाया। भाई आपने देखा होगा परासरण में केवल विलायक के अणु गति कर रहे थे, परासरण में केवल विलायक के अणु गति कर रहे थे, और विसरण में तो विलायक और विलय दोनों के साथ साथ कर रहे थे। तो भैया यही तो इसका तीसरा अंतर हो गया। तो लिख दीजिए परासरण में, भाई परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, गति करते हैं। और इसमें लिख दीजिए नंबर 3, इसमें विलय तथा विलायक दोनों के अणु गति करते हैं, दोनों के अणु गति करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों के अणु गति करते हैं। यह आपका हो गया अंतर। एक टॉपिक और आ जाता है यहां पर, एक टॉपिक और पूछ लिया जाता है यहां पर। एक सवाल आ जाता है कभी कभी, परासरण का जैविक महत्व, परासरण का जैविक महत्व, मतलब परासरण जीवधारियों के लिए कहां पर परासरण की क्रिया होती है। ठीक है, ये चीज पूछ ली थी, परासरण का जैविक महत्व। इसके मैं आपको एक दो महत्व बता दे रहा, आप ये लिख लेना। जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जल का अवशोषण, जल का अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा करते हैं, परासरण की क्रिया द्वारा करते हैं। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए, पेड़ पौधे जल का अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा करते हैं। कैसे पता लगाएं कि जब पेड़ पौधे पानी को ले रहे हैं तो वो परासरण की क्रिया कर रहे हैं? भाई मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आप घर पे क्या करिएगा ना भाई, पानी में ढेर सारी चीनी घोल लीजिए। ठीक है, घर में अगर आपको कोई पेड़ वगैरह हो तो उसकी जड़ के पास जाइए और उस चीनी पानी के घोल को वहां पर लौट दीजिए। जब आप चीनी पानी के घोल को पेड़ पर लौटेंगे तो थोड़ी देर बाद जाकर देखिएगा वहां से क्या होगा, सारा पानी तो पेड़ ले जाएगा, लेकिन जो चीनी होगी ना घुली वाली, वो आपको दूर दूर तक वाइट वाइट सा दिखने लगेगा आसपास, और वहां पर हो सकता है आपको चींटी वगैरह भी मिल जाए चीनी की मौजूदगी की वजह से। ठीक है, तो बस यहीं से पता चल जाएगा कि विलय के अणु तो रह गए और विलायक के अणु कहां चले गए, पेड़ के अंदर चले गए। मतलब कौन सी क्रिया हो गई, परासरण की क्रिया हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ के जड़ के या तने के अंदर का जो हिस्सा है वो कैसा है, बाहर की तुलना में सांद्र है। ठीक है ना। और दूसरा, इसका दूसरा भाई, जैसे कि
सेल होता है, कोशिका होती है, कोशिका, तो कोशिका में द्रव का प्रवाह परासरण द्वारा होता है, परासरण की क्रिया द्वारा होता है। भाई जो हमारा सेल होता है, सेल तो सेल की जो लेयर होती है वो भी क्या होती है, एक प्रकार की अर्धपारक में झिल्ली होती है। भाई सारे सेल आपस में नजदीक नजदीक इस तरीके से जुड़े होते हैं ना, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरीके से नीचे भी जुड़े होंगे, ऊपर भी जुड़े होंगे, इधर भी जुड़े होंगे, इधर भी जुड़े होंगे, इस तरीके से सेल जुड़ते हैं। अब सपोज इस वाले सेल में जल है, अब सारे सेलों में ट्रांसफर होगा ना, तो किस क्रिया के द्वारा ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा परासरण की क्रिया द्वारा, एक कोशिका से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, इस तरीके से आपका परासरण का जैविक महत्व होता है। भाई अगर क्लास में आपको समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को जल्द से जल्द सब तक पहुंचाइए, जिससे वो भी घर पर बैठे बैठे केमिस्ट्री में चैंपियन बन सके। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर कर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ले लिया भाई, लिख लिया अच्छे से, चलिए। तो देखिए भाई, अब इतना सीखने के बाद बारी आती है परासरण दाब की। और भैया किसी भी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो परासरण दाब 2024 की परीक्षा के लिए आप नोट कर कर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा, अब की बार ये देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई, परासरण दाब, परासरण दाब पिछले 2022 में आया, 23 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, परासरण दाब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर। देखिए भाई परासरण दाब क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। परासरण दाब क्या होता है, डेफिनेशन इसकी बाद में बनाएंगे, पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने क्या लगा दी भाई, इस तरीके से हमने ये लगा दी इसमें अर्ध पारक में झिल्ली, क्योंकि देखिए नाम क्या है, परासरण दाब। जब तक परासरण की क्रिया नहीं होगी तो उसका दाब ही नहीं निकाल सकते, और उस पर लगने वाला, परासरण की क्रिया पर लगने वाला दाब ही तो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। सिंपल सा इससे आप ऐसे याद रख सकते हो कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगता है उसे परासरण दाब कहते हैं। लेकिन समझे कैसे, चीज को समझने पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या करा, अब भाई हमने क्या करा ना, इधर विलायक भरा, इस साइड पर क्या करा, विलायक भरा, और इस साइड पर हमने भरा है विलयन। अब विलयन विलायक की तुलना में कैसा होगा, सांद्र होगा। क्यों, क्योंकि विलायक अकेला है तो ये तनु, और विलयन में विलय प्लस विलय और विलायक दोनों होंगे, विलय प्लस विलायक दोनों होंगे, तो ये कैसा है, ये है सांद्र। ठीक है, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा भी है। अब बस समझने की कोशिश कीजिए भैया, खत्म हो जाएगा ये। देखिए क्या करना है भाई, सबसे पहले जैसे ही आप अर्धपारक में झिल्ली लगाओगे, एक साइड तनु विलयन, एक साइड सांद्र विलयन, तो तुम तो रोक ही नहीं सकते परासरण की क्रिया होने से। तो विलायक के अणु क्या करेंगे, विलायक के अणु इधर से इधर की ओर जाने लगेंगे, इधर से इधर की ओर जाने लगेंगे, और जब ये इधर से इधर की ओर जाएंगे तो उसी समय पर, जिस समय परासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाए, आप इस वाली साइड पर एक लगाइए पिस्टन, पिस्टन लगाइए, पिस्टन। पिस्टन समझ में आता है क्या होता है, वो चीज जिससे हम दाब डाल सकें। आप पिस्टन से क्या करिए ना, इस पर धीरे धीरे दाब लगाइए, बाहर से, बाहर से क्या करिए, बाहर से कम दाब लगाइए, हल्के हल्के करके, तेज से ही लगाना है। अर्धपारक में झिल्ली बहुत हल्की होती है, अगर आप ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो झिल्ली फट जाएगी। तो आप क्या करिए, हल्के हल्के दाब लगाइए, हल्के हल्के। और जब आप हल्के हल्के दाब लगाएंगे तो क्या होगा, विलायक के अणु जो इधर से इधर गए थे, अब यही अणु वापस आने लगेंगे इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, और यही घटना क्या कहलाती है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण को रोकने में लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। तो देखें इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं भाई,
विलायक के अणु को विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके उसके परासरण को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे परासरण दाब कहते हैं। बस सिंपल सा इतना सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चंद लाइनों में समाप्त। बस याद रखिए, किसी भी विलायक के अणु को विलयन से अलग करके उस अर्धपारक में झिल्ली द्वारा अलग करके उसके परासरण को रोकने के लिए, और परासरण कब रोक सकते हो, जब जिस साइड पर वो जा रहा है उस साइड पर दाब डाल दो तो वो वापस खुद ब खुद आ जाएगा, और जब वो वापस आ जाएगा तो उसका परासरण रुक जाएगा। और परासरण को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। समझ में आया भाई? तो फटाफट से आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं वीडियो में। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो फटाफट देखिए। देखिए, मैं इसी की मदद से आपको थोड़ा सिखाता हूं प्रतिलोम परासरण। एक मैंने टॉपिक ये भी बोला है ना, प्रतिलोम परासरण। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, प्रतिलोम परासरण क्या होता है भाई? प्रतिलोम परासरण, अगर आपने परासरण सीख लिया और परासरण दाब निकालना सीख लिया तो प्रतिलोम परासरण वहीं पर खत्म हो गया। देखिए क्या होता है, जैसे क्या करा ना, यहां पर समझिए थोड़ा सा। देखिए, अब दोनों में फर्क समझिए क्या है लोचा। यहां पर देखिए भाई, ये परासरण की क्रिया है। परासरण क्रिया में क्या कर रहे थे, तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं। अब प्रतिलोम परासरण में क्या होता है, जो परासरण की क्रिया हो रही है, परासरण की क्रिया होने के बाद विलायक के अणु पर पिस्टन की सहायता से बाहर से जो अधिक से अधिक दाब लगाते हैं, अधिक से अधिक बाहरी दाब लगाते हैं, जिससे विलायक के अणु वापस सांद्र से तनु की ओर जाने लगे। तो जिस समय विलायक के अणु वापस सांद्र से तनु की ओर जा रहे होते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। और रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे ही इन शॉर्ट लिखते हैं आरओ। आरओ के आपने प्योरीफायर वगैरह देखे होंगे। आरओ, एक नोट करके ये बात ध्यान रखिएगा, समुद्र के जल का शोधन, समुद्र के जल का शोधन आरओ द्वारा होता है, मतलब प्रतिलोम परासरण द्वारा होता है। प्रतिलोम परासरण की डेफिनेशन लिखनी है, विलायक के अणु को विलयन से अर्धपारक में झिल्ली द्वारा अलग करके विलयन पर बाहरी अधिक दाब लगाकर विलायक का विलयन से विलायक की ओर जाना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। प्रतिलोम परासरण कहलाता है। तो भाई लोग, समझ में आया हो तो फटाफट से आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो पे लाइक
जरूर ठोकें। अब देखिए भाई, आज के लेक्चर 1 का लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा बर्कले हार्टले विधि। तो भाई इसका पूरा इस तरीके से आता है, ये परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। ठीक है, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। इसमें एक आपको डायग्राम बनाना है, तो मैं फटाफट से डायग्राम को रेडी कर देता हूं, जरा फिर समझाता हूं आपको। ये आपकी होती है सरंध्र नली, ठीक है, और यहां ये आपकी लगी होती है कीप। यहां से विलायक को भरा जाता है। क्या भरते हैं हम? विलायक को भरते हैं। और ये आपका होता है एक पात्र, इसके बीच में इस नली को फिट करा जाता है। तो इसमें आपका भरा होता है विलयन। इसमें वो विलयन भरते हैं जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इस तरीके से ये भी पात्र का हिस्सा है, तो इसमें भी क्या भरा होता है? विलयन। जिस विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है वो वाला विलयन भरा होता है। और इसमें भरा होता है आपका विलायक नली के अंदर, ठीक है। और इसकी साइडों में इस तरीके से ये लगी होती है अर्धपारग में झिल्ली। ये होती है कृत्रिम अर्ध पारग में झिल्ली। और ये झिल्ली जो होती है ये होती है Cu2FeCN का होल 6 कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे अच्छी अर्ध पारग में झिल्ली कॉपर फेरो साइनाइड की होती है। इसे याद रखिएगा, सबसे अच्छी झिल्ली कॉपर फेरो साइनाइड की होती है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं इसे कॉपी के ऊपर वाले हिस्से में लिख लीजिएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए इस विधि में क्या होता है। भाई यहां से विलायक भरा जाता है ना, तो ये सब विलायक भरा होता है इस तरीके से। इसके अंदर भी आपका क्या भरा होगा? विलायक भरा होगा। और ये आपकी कहलाती है केश नली। केश नली, यहां पे ये आपका लगा होता है पिस्टन, और यहां पे आपका लगा होता है दाब मापी। ये क्या लगा होता है? दाब मापी, जिससे दाब नापते हैं। अब देखो क्या सीन होता है बर्कले हार्टले विधि में। मैं इसकी आपको थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा, मैं पहले आपको समझा देगा, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, आप सुनकर कॉपी में लिख लीजिएगा और यही आपकी बर्कले हार्टले विधि कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं लिखने बैठूंगा वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कम समय में सीखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए क्या होता है इस विधि में। क्या करते हैं, ये आपको बीच में ये दिख रही है, ये होती है सरंध्र नली। इस नली में क्या करते हैं ना, इस नली में एक और क्या लगा होता है? कीप लगी होती है, एक और केश नली लगी होती है। कीप से विलायक भरते हैं, केश नली में क्या करते हैं ना, केश नली में जल के तल को नोट करते हैं और इस नली को उठाकर एक पात्र में फिट कर देते हैं। इस पात्र में एक पिस्टन लगा होता है और एक दाबमापी लगा होता है। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे पात्र में भर देते हैं और पात्र में भरने के बाद में नली के अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारग में झिल्ली लगी होती है नली की दीवारों में। अब क्या होता है भाई, अर्धपारग में झिल्ली है, तुरंत विलायक क्या करेगा? विलायक निकल के और विलयन में जाने लगेगा। इधर से ही विलयन में जाएगा, ऊपर से ही विलयन में जाएगा। तो जब विलायक निकल के विलयन में जाएगा तो क्या करते हैं ना, क्रिया शुरू होने के पहले ये वाला जो तल है इस तल को नोट कर लेते हैं कि ये कितना है। फिर जब विलायक उधर जाता है तो ये तल नीचे की ओर आने लगता है। क्या करता है? ये तल नीचे आने लगता है। क्यों? क्योंकि विलायक की मात्रा कम हो रही है, वो इधर और इधर जा रहा, तो केश नली का तल नीचे आने लगता है। इस तल को नोट कर लेते हैं और
जब केश नली का तल नीचे आने लगता है, ठीक उसी समय पिस्टन की सहायता से विलियन पर दाब लगाते हैं। और जब पिस्टन की सहायता से विलियन पर दाब लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा दाब लगाते हैं, तो क्या होता है, फिर केश नली का तल वापस ऊपर उठने लगता है और वापस आने लगता है। फिर इतना दाब लगाते हैं कि केश नली का तल पहले जितना था उतना ही हो जाए। जब केश नली का तल पहले जितना हो जाता है तो उस समय पर दाब मापी में जो दाब आया होता है उसे नोट कर लेते हैं और वही दाब उस विलियन का परासरण दाब कहलाता है। आप डायग्राम का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया? आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बात पे, मैं बोल रहा, आप इसको लिख लीजिए। देखिए क्या होता है भाई, इस विधि में एक सरंध्र नली होती है। सरंध्र नली आपको दिख रही है? इस विधि में एक सरंध्र नली होती है। इसमें एक और केश नली तथा एक और कीप लगी होती है। इस नली की दीवारों में कृत्रिम कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। इस नली को एक पात्र में फिट कर देते हैं। पात्र में पिस्टन और एक दाबमापी लगा होता है। ध्यान से सुनकर लिखिएगा, पात्र में एक पिस्टन और एक दाबमापी लगा होता है। और जिस विलियन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे पात्र में भर लेते हैं। ठीक है, देख लिया इतना? अब देखिए क्या करना है इसके आगे। यहां से मेन पॉइंट आता है, इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रयोग के आरंभ में, मतलब घटना शुरू होने के पहले, प्रयोग के आरंभ में केश नली के तल को नोट कर लेते हैं। केश नली के तल को नोट कर लेते हैं और जैसे ही परासरण की क्रिया शुरू होती है, केश नली का तल नीचे गिर जाता है। ठीक उसी समय पिस्टन की सहायता से इतना दाब लगाते हैं कि केश नली का तल पहले जितना हो जाए। केश नली का तल पहले जितना हो जाए। जैसे ही केश नली का तल पहले जितना हो जाता है तो उसके आगे लिखिए, ठीक उसी समय दाब मापी में आए दाब को नोट कर लेते हैं। यही दाब विलियन का परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। देखिए ये क्लास 12th, ठीक है, सॉल्यूशन का लेक्चर 1 था और मैंने यहां पर आपको कई सारे टॉपिक्स को सिखाने की पूरी कोशिश की है। इसी तरीके से हर दूसरे दिन आपको क्लास 12th से रिलेटेड वीडियो मिलेगा और हर दूसरे दिन आपको क्लास 11th से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा और 9th 10th आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल में जाकर सारे वीडियोस को देखिए। क्या फालतू के रील्स वगैरह देखने में समय बर्बाद कर रहे हो? चैनल्स में जाकर वीडियोस को देखिए और केमिस्ट्री को सीखिए। भाई यहां हम आपको सिखाने के लिए तो बैठे हैं, अगर हम आपको ना सिखा पाए तो हमारे यहां होने का क्या फायदा है? ठीक है, तो फटाफट से चैनल के सभी वीडियोस को जाकर देखें और वीडियो अच्छा लगने पर अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ जिसमें हम सीखेंगे और नए नए टॉपिक्स के बारे में और केमिस्ट्री को फुल तरीके से आसान बनाएंगे और हर उस छात्र तक पहुंचाएंगे जो केमिस्ट्री का प्रेमी है और केमिस्ट्री को सीखना चाहता है लेकिन किसी कारणवश रह जाता है। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं अभी कल YouTube चला रहा था तो मैंने देखा था एक दो मतलब टीचर्स है वहां पर, लाइक मैंने एक फीमेल टीचर्स का देखा था, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है, तो उन्होंने मतलब जैसे ना क्या कर रहा है टीचर्स, मतलब अपने व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए कि आए और भाई शॉर्ट्स कपड़े पहनकर खड़े हो गए और आप जाकर उनके वीडियोस को देख रहे हो सिर्फ मजे के लिए। क्या फायदा है उससे? भैया वो हम जैसे शिक्षकों का नाम भी डुबा रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। शिक्षक हो यार, अगर हम ही सही राय नहीं देंगे, हम ही आप लोगों को गलत शिक्षा देंगे और गलत रास्तों पर ले जाएंगे तो आप क्या सीखेंगे? बताइए। मुझे शर्म आती है उस महिला के ऊपर, उसे टीचर कहते हुए जो ऐसे करके वीडियो बनाए। भाई बहन, मेरी बहन, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए और वीडियो को सही ढंग से बनाइए। अगर आपको पढ़ाना ही है तो पढ़ाइए, लेकिन एक अच्छे तरीके से पढ़ाइए और
लोगों को, मैं आपका नाम नहीं ले रहा यहां पर, जो भी हो, लेकिन मैं जानता हूं आपका नाम, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं यहां किसी को बदनाम करना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो आप इतना जरूर कीजिएगा कि आप पढ़ाएं, लेकिन सही ढंग से पढ़ाएं और बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाएं। ये नहीं कि आप शॉर्ट्स कपड़े पहनकर, बिकनी वगैरह पहनकर पढ़ा रहे हो, तो उससे क्या फायदा है यार, उससे बच्चे को गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे थंबनेल्स बनाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चे, अगर वीडियो को सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।